अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। वेलकम टू यूरिका अकेडमिया। देखिए, आज हमारे पास डिस्कशन है हमारे इंग्लिश टेस्ट 1 की। और ये कौन सा टेस्ट 1 है? ये हमारे पास फ्री 30 डे टेस्ट सेशन का टेस्ट 1 है हमारे पास। अब टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें हैं जिनका मैं रिप्लाई करना चाहता हूं। बच्चों की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, और कमेंट का और मैसेज का रिप्लाई 1 बाय 1 करना थोड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी हर वीडियो में बच्चों को कुछ ना कुछ गाइड करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कामयाबी की तरफ जाते हुए कारवां के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। अब देखें, पहली बात जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ये था कि सर क्या ये टेस्ट सेशन पेड है या फ्री है? तो बेटे याद रखें, ये यूरिका अकेडमिया की तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। ये यूरिका अकेडमिया की तरफ से, हमारी तरफ से आपकी कामयाबी के लिए, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हम आपकी कामयाबी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। हम किसी ना किसी तरह आपकी कामयाबी का एक छोटा सा क्या बनना चाहते हैं? हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये आप कामयाब हो, आपकी कामयाबी को कंफर्म करने के लिए और उस कामयाबी का हिस्सा बनने के लिए हमने आपके लिए 30 डे जो किया है, प्लान एक किया, 30 डे फ्री टेस्ट सेशन का प्लान किया है। तो बेटे ये टोटली फ्री है, इसकी किसी तरह की कोई भी फी आपके पास नहीं है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। नंबर 2 के रजिस्ट्रेशन कहां पे करवानी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो बेटे याद रखें, आपको इस टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन करने की, किसी भी तरह के लॉगिन पासवर्ड की, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको 1 मिनट में दिखा भी देता हूं। देखें, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यूरिका अकेडमिया की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना, तो आपको स्क्रॉल करने पर कुछ यूं नजर आ जाएगा, यूरिका 30 डे फ्री टेस्ट सेशन। अब ये है ही फ्री, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, तो इसलिए हमने इसके ऊपर वो यूजर नेम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन वाला चेक भी नहीं लगाया, कोई फनल भी नहीं लगाई हमने। आपने सिंपल आना है, आपने क्लिक हियर टू स्टार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपके जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके टेस्ट सेशन का पेज ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास जैसे ये पेज आएगा, आप देखेंगे कि पेज में सबसे ऊपर आपके लिए क्या लिखा हुआ है, आपके लिए पूरे टेस्ट सेशन का एसओएस बना हुआ है, आपके पास पूरे टेस्ट सेशन का स्केड्यूल बना हुआ है। अच्छा, अब एक और बात भी याद रखिएगा कि टेस्ट जो है वो डेली 3 बजे, शाम 3 बजे टेस्ट अपलोड होंगे और शाम 7 बजे आपकी डिस्कशन अपलोड होगी, ठीक है। आपने ये टाइम याद रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज अभी अगर हमारे पास 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई को था टेस्ट 1 बायो का और टेस्ट 1 फिजिक्स का। अब बच्चे क्या करते हैं, वो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, तो कुछ जल्दबाज होते हैं बच्चे मेरी तरह के, तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट 2 भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट 3 भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। बेटे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डे वाइज, डेट वाइज डेली आपका टेस्ट 3 बजे अपलोड होगा और उसकी डिस्कशन 7 बजे अपलोड होगी। ये याद रखिएगा, टाइम टेबल याद रखिएगा। 3 बजे टेस्ट अपलोड होगा, 7 बजे आपकी जो डिस्कशन है वो अपलोड होगी, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब इसी के नीचे आएंगे, आप देखेंगे यहां पर आपके पास पूरे का पूरा एसओएस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे इसी पेज पर स्क्रॉल करते हुए, तो आपको पूरे का पूरा सेशन मिलेगा फोल्डर वाइज। हमने जितना हद्दुल इम्कान हम कोशिश कर सकते थे, हमने आपके लिए ये चीजें आसान रखने की, आसान करने की कोशिश की है। देखिए, जैसे आपके पास है डे 1 18 जुलाई, यहां पर आपके पास बायो का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है, आपके पास बायो की डिस्कशन है और फिजिक्स की डिस्कशन है। आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है, आपके पास टेस्ट ओपन होगा, आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास डिस्कशन है, आपने क्लिक करना है, आपने डिस्कशन देख लेनी है। डेट वाइज, डे वाइज आपने एसओएस के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। एसओएस के मुताबिक डेली 3 बजे, शाम 3 बजे आपका टेस्ट अपलोड होंगे और शाम 7 बजे आपकी क्या होगी बेटे, डिस्कशन अपलोड होगी। कोई फी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लॉगिन पासवर्ड की आपको जरूरत नहीं है।
ये हमारी तरफ से एक तोहफा है और हमने कोशिश की है कि हम जितना इसको इजी, स्मूथ और आसान आपके लिए रख सके। आप इंशाअल्लाह ताला अगर ये 30 डे का रगड़ा हमारे साथ बर्दाश्त कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपकी कामयाबी की। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला अपनी सीट जरूर निकालेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। और इस सफर में आज देखें, ये कोई 30 दिन का सफर तो आपका है नहीं, हम इस 30 दिन का हिस्सा बन रहे हैं आपके साथ। इसके पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत है, आपके पेरेंट्स की बहुत सारी मेहनत है, आपके टीचर्स की बहुत सारी मेहनत है। तो हम भी उसी मेहनत का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम भी आपकी कामयाबी के लिए उसका एक छोटा सा हिस्सा बनना जा रहे हैं थ्रू और 30 डे फ्री टेस्ट सेशन। तो ये जो 30 डे फ्री टेस्ट सेशन है, ये हमारी तरफ से, यूरिका एकेडमिया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ये 30 दिन का रगड़ा, आखिरी 30 दिन आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए, और खासतौर पर जब आप कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं कोई भी, तो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये लास्ट 30 डे हमने आपके लिए प्लान किए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आप जितना हो सके इसको स्मूथ रखने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि हर टेस्ट आपको मिलेगा, आपके सामने मिलेगा, स्केड्यूल के मुताबिक मिलेगा, टाइम और डेट मैंने आपको बता दी। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होगा, इंशाअल्लाह ताला जो 16 अगस्त का डे होगा, 16 अगस्त होगी, वो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे टेस्ट देने के बाद। और उस जश्न में इंशाअल्लाह ताला आपने यूरिका को जरूर याद रखना है और हम उसका एक परमानेंट पार्ट भी रहेंगे। तो ये था बेटे टेस्ट सेशन के लिए। अब आ जाते हैं अपनी डिस्कशन पे। डिस्कशन भी तो हमने करनी है ना, वो भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में आपके पास थे 40 MCQs और सबसे जरूरी बात जो है, देखिए सबसे जरूरी बात जो है इंग्लिश के लिए खास तौर पर, आज हम इसी टेस्ट के दौरान बात करने वाले हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है, जिस बारे में बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके बारे में, और वो है हमारे पास MDCAT वोकैब। तो आज इसी टेस्ट में हम MDCAT वोकैब की भी बात करने वाले हैं कि आपने MDCAT वोकैब कहां से तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, कौन सी तैयार करनी है, कितनी तैयार करनी है। तो ये सारी बातें आज के टेस्ट के डिस्कशन में चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे MCQ 1 से। द फ्लावर स्मेल वंडरफुल। अब यहां पर इसको अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, तो आपके टेस्ट में स्मेल को अंडरलाइन किया गया और आपसे पूछा गया है कि क्या ये नॉन लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग है, मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहली बात तो बेटे आप याद रखेंगे कि नॉन लिंकिंग जैसी कोई चीज मैंने आपको बताई ही नहीं है। मैंने पूरे सेशन में कभी भी नॉन लिंकिंग वर्ब जैसा कोई फालतू वर्ड बोला ही नहीं है। नॉन लिंकिंग कोई वर्ड नहीं होता। अब असल में मैं इतना जोर इस बात पे इसलिए दे रहा हूं, वैसे तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं कि नॉन लिंकिंग कुछ भी नहीं होता बेटे, आगे चलते हैं। लेकिन देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पेपर में कोई ऑप्शंस इस तरह की आ जाती हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है, और जो चीज एग्जिस्ट ना करती हो ना, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये कोई ऐसी चीज है जिसका मुझे नहीं पता, या मुझे बताया नहीं गया, या मेरे टीचर ने मुझे नहीं बताया। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉन लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं होता है, अल्फा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। मोनो ट्रांजिटिव और ड्राई ट्रांजिटिव आप जानते हैं, जब हमारे सेंटेंस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हमारे सेंटेंस में हमारे पास हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, मोनो ट्रांजिटिव। और अगर हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो बेटे हम तब उसको क्या बोलते हैं, डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यार यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है। द फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल। अब वंडरफुल हमारे पास बेटे क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही है ना, हमारे पास एडजेक्टिव है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसका मतलब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ना तो ये मोनो ट्रांजिटिव हो सकता है, ना ही ये डाई ट्रांजिटिव हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है और वो हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब। देखें, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब के बारे में आपने याद रखना है, ये वो वर्ब्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट को, यानी कि नाउन को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। तो इन सेंटेंसेस को हम किसके साथ मिलाते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ। ये वो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें दो बातें आपने याद रखनी, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या है, वो डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, कंप्लेक्स ट्रांजिटिव में चला जाएगा, फिर वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब आपके पास दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता के आया हूं, पढ़ा के आया हूं।
नंबर 1 तो आपके पास बी फॉर्म होते हैं। बी फॉर्म प्रेजेंट में आपके पास बेटे क्या है, इज एम आर है। पास्ट में आपके पास क्या है, वाज वर है, ठीक है। और आपके पास कुछ वर्ब्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करते हैं, जैसे आपके पास बिकम है, सीम है, अपीयर है, लुक है, फील है, साउंड है, स्मेल, टेस्ट, रिमेन, स्टे, ग्रो, टर्न है। या आपने 3 जगह पर पढ़े हैं। 3 जगह पर पता कहां पर पढ़े हैं? नंबर 1 बेटे आपने ये वर्ब में पढ़ा है, लिंकिंग वर्ब में। नंबर 2 में आपने इनको एडजेक्टिव में पढ़ा है। और नंबर 3 आपने इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं चीजों को किस में पढ़ा है, एडवर्ब में पढ़ा है। 3 जगह पर आप ये चीजें पढ़कर आए। अब देखें, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, तो बड़ी मजे की बात है कि आप चेक भी कर सकते हैं। चेक आप कैसे कर सकते हैं? आप इस वर्ब को देखिए, आप 2 तरह से इसको चेक कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि आपका वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और अगर आप इसको दूसरी तरह से चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको बी फॉर्म के साथ रिप्लेस कर दें। बी फॉर्म के साथ रिप्लेस मतलब आप इसको इज एम आर के साथ या वाज वर के साथ रिप्लेस कर दें। जैसे देखें, द फ्लावर्स स्मेल। अब चूंकि फ्लावर्स प्लूरल है तो हम इज के साथ नहीं करेंगे, हम इसको किसके साथ करेंगे, आर के साथ। तो सेंटेंस बनेगा द फ्लावर्स आर वंडरफुल। इसका मतलब हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं आ रहा, हमारा सेंटेंस बन रहा है, हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है और हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके सेंटेंस में आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और आप इसको बी फॉर्म के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर समझ जाइएगा कि आपका वर्ब क्या है, आपका वर्ब लिंकिंग है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 2, शी सेंट हर फ्रेंड आ बर्थडे कार्ड। अब देखें हमारे पास क्या होता है, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास वर्ब 2 तरह का होता है ऑब्जेक्ट के लिहाज से। नंबर 1, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हमारा सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट बेटे क्या होगा, ट्रांजिटिव, अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। और अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमारा वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किसके ऊपर करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है और अगर नहीं है तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। अब अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और हमारा वर्ब ट्रांजिटिव है तो आप याद रखेंगे हमारा वर्ब फर्दर 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होगा, या 3 काइंड्स आप कह सकते हैं होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। नंबर 1 हमारे पास क्या है, मोनो ट्रांजिटिव। नंबर 2 हमारे पास क्या है, डाई ट्रांजिटिव। और नंबर 3 बेटे हमारे पास क्या है, कंप्लेक्स ट्रांजिटिव। अब देखें, अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होगा यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हमारा वर्ब क्या होगा, मोनो ट्रांजिटिव होगा। यानी कि मोनो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे वर्ब का क्या होना जरूरी है, ट्रांजिटिव होना जरूरी है। क्योंकि इन ट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर हम उसको मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कंप्लेक्स ट्रांजिटिव तो बना ही नहीं सकते हैं। नंबर 2, अगर हमारे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक हमारे पास बेटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो फिर हमारे पास वर्ब क्या होगा, डाई ट्रांजिटिव होगा। और अगर हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ उसके कंप्लीमेंट में कोई नाउन आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा, जो हमारे सब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा, जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लेक्स ट्रांजिटिव। अब मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको शॉर्ट वे में पूरे का पूरा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का जो आपका टॉपिक है वो रिवाइज करवा दिया। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, कंप्लेक्स हो सकता है। मोनो में क्या होगा, मोनो में आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, डाई में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कंप्लेक्स में आपके पास बेटे क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ हमें कोई मॉडिफायर दिया गया होगा जो हमारे डायरेक्ट को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। अब आप यहां पर देखिएगा, शी सेंट हर फ्रेंड अ बर्थडे कार्ड। यहां पर हमारे पास हर फ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है, अब बर्थडे कार्ड हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब पहली बात तो ये याद रखें कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। माइट भी पॉसिबल पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि अंडरलाइन करके ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा। देखिए,
मैं आपको अपना देसी जुगाड़ बता देता हूं जो मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, बच्चों की आसानी के लिए बनाया हुआ। देखें, अब हमारे पास एक्शन क्या टेक प्लेस हुआ है, सेंड। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड, और हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अब बर्थडे कार्ड। ऐसे ही है ना हमारे पास। तो आप ये देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के पास ऐसा क्या था जो किसी को दिया गया, यानी कि ये बर्थडे कार्ड किसके पास था, शी के पास, और शी ने ये बर्थडे कार्ड बेटे किसको दे दिया, हर फ्रेंड को। इसका मतलब कि जो चीज हमारे सब्जेक्ट के पास थी ना, वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चीज आगे दी गई जिसको, वो हमारे पास बेटे क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने याद रखना है, जब भी आप किसी सेंटेंस में ये देखना चाहें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, तो पोजीशन मैटर नहीं करती है। आपने ये देखना है क्या चीज थी जो सब्जेक्ट के पास थी और सब्जेक्ट ने आगे पास ऑन कर दी। जैसे यहां पर आपके पास बर्थडे कार्ड था, बर्थडे कार्ड शी के पास था, और शी ने वो बर्थडे कार्ड किसको पास ऑन किया, हर फ्रेंड को कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब हमारे पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांजिटिव होता है। हमारा वर्ब इन ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इन ट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। मोनो ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट होता है। लिंकिंग तो ये है नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब लिंकिंग तो हो नहीं सकता, लिंकिंग में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पर बनेगा वो कौन सा बनेगा, डायरेक्ट ट्रांजिटिव। देखिए, मैं आप ऐसा है कि जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ना, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, अगर मैं उनको ये डिस्कशन करवाऊं ना, मैं उनको सिर्फ जहन में रखकर ये डिस्कशन करवाऊं कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये डिस्कशन करवा रहा हूं, तो बिलीव मी उनको मैं बड़ी डिटेल के साथ ये चीजें पढ़ा कर आया। लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इस टेस्ट सेशन को सोल्व कर रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं, डिस्कशन को देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं डिस्कशन कुछ इस तरह की करवाऊं कि अगर आपके स्टडी सेशन में कोई कमी बेशी रह गई है तो वो आपकी डिस्कशन में पूरी हो जाए। ठीक है, अब आप यहां पे देखिएगा, द प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अपॉइंटेड हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद अपॉइंट किसको किया गया है, अली को किया गया है। तो इसका मतलब अली क्या है जी, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब अली को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, अली को क्लास मॉनिटर बनाया गया है। अब ये क्लास मॉनिटर का प्रिंसिपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अली को क्या बनाया गया है, क्लास मॉनिटर बनाया गया। मैंने आपको क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में हमारे पास कोई नाउन होगा या हमारे पास कोई एडजेक्टिव होगा जो मॉडिफाई करेगा किसको, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हैं अली हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखा हुआ है, द क्लास मॉनिटर। आप दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि ये जो नाउन या एडजेक्टिव होगा ये व्हाट का आंसर करेगा, और किसके बारे में व्हाट का आंसर करेगा, ये अली के बारे में व्हाट का आंसर करेगा। तो याद आपने रखना है, द क्लास मॉनिटर आपके पास बेटे क्या है, क्लास मॉनिटर आपके पास है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, मोनो ट्रांजिटिव है, लेकिन साथ में नाउन एडजेक्टिव भी। अगर नाउन एडजेक्टिव ना होता तो फिर हमारे पास मोनो ट्रांजिटिव होता, और इन ट्रांजिटिव तो है ही नहीं, क्योंकि इन ट्रांजिटिव तो तब होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बिलोंग टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमें सिर्फ पॉइंट आउट करना, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप जानते हैं इज एम आर होता है, आईएनजी होती है, वर नहीं होता, हैव नहीं होता, इसका मतलब चार्ली डेल्टा तो हो नहीं सकता। अब साथ ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि प्लूरल फॉर्म। आप देखें, आर आईएनजी ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और इज आईएनजी ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। लेकिन हमें किसको पॉइंट आउट करने के लिए कहा गया, हमें प्लूरल को कहा गया है, तो प्लूरल हमारे पास इज प्रिपेयरिंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आर प्रिपेयरिंग। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है जी आपके पास ही वाज नॉट अवर्स टू। वैसे तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमारे पास टू आता है, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर क्या बना देते हैं, हम इन्फिनिटिव बना देते हैं। लेकिन जब हमने जेरेंड और इन्फिनिटिव पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बेटे, कुछ एक्सप्रेशंस आपके पास इस तरह के होते हैं जहां पर आप टू के बाद
जहां पर आप टू के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। अडिक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू है, कमिट टू है, अवर्स टू है, अकस्टम टू है, टेक टू है, फॉल टू है, डिवोट टू, विद द व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू। और इसके साथ आप एक और स्ट्रक्चर भी पढ़ कर आए हैं जो हमने यूज टू में पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट के साथ यूज टू से पहले आपको बी फॉर्म दी गई होगी तो आपने बेटे यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि हम टू के बाद क्या लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पर आप याद रखेंगे हमारे पास अवर्स टू है, तो अवर्स टू के बाद हमने बेटे कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी फॉर्म। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। इन एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जहां पर हम टू के बाद आईएनजी लिखते हैं, हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमें क्या कहता है जी कि मैनी पीपल विद डिमेंशिया वुड रादर। अब जब हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, तो मैंने अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स में आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे। मैंने आपको क्या कहा था, याद रखिएगा जहां पर वुड रादर आ गया आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जहां पर वुड रादर के साथ डेट आ गया वहां पर आपने सेकंड फॉर्म लिखनी है। जहां पर वुड रादर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वहां पर भी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। यानी कि वुड रादर के साथ आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वुड रादर फर्स्ट फॉर्म होगी, वुड रादर के साथ डेट आएगा तो सेकंड फॉर्म है, नाउन प्रोनाउन आएगा तो अगेन सेकंड फॉर्म है। और वुड रादर और हैड बेटर सेम स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि बेहतर है कि आप ऐसा करो, बेहतर है कि आप ऐसा करें। जैसे मैं बोलता हूं you had better concentrate on your study, you had better focus on your studies। आपको अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। तो आपने याद रखना है, आप इनके साथ ये वाली फॉर्म यूज करते हैं, हम अनयूजुअल स्ट्रक्चर में पढ़ कर आए हैं। अब जैसे ही हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना वुड रादर, तो हमें फौरन समझ आना चाहिए कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है जी हमारे पास बाय दिसंबर दे डैश इन दिस कंपनी फॉर 20 years। अब ये जो बाय दिसंबर है ना, इसको पल्ले बांध लीजिएगा। जब भी बाय लिखकर आगे ईयर या मंथ लिखा होगा तो आपने फौरन समझ आना है कि ये किसकी बात हो रही है, कौन से टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। जैसे मैं बोलता हूं बाय अगस्त, बाय सितंबर, मैं बोलता हूं बाय सितंबर, इंशाल्लाह आप क्या कर रहे होंगे, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब मैं बाय करके बोलूंगा तो बाय का मतलब मैं कौन सा टाइम रेफर कर रहा हूं, मैं फ्यूचर को रेफर कर रहा हूं। अब चूंकि फ्यूचर को रेफर हो रहा है, एक बात यह कि मुझे फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर चाहिए तो इसका मतलब है वर्कड वाला तो काम ही खत्म हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाला। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास फॉर लिखा हुआ है। जहां पर भी हमारे पास फॉर या सिंस लिखा हुआ होता है, और आप जानते हैं कि फॉर के साथ हमने बेटे क्या लिखना होता है, हमने ड्यूरेशन या पीरियड लिखना होता है किसी भी एक्शन का, और सिंस के साथ हमने क्या लिखना होता है, कोई स्टार्टिंग टाइम लिखना होता है। अगर हमारे पास सेंटेंस में सिंस या फॉर होता है तो हमने क्या करना होता है, सिंस और फॉर के लिए जो हमारा टेंस है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर ऑप्शन में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर हम किस टेंस को प्रेफर करते हैं, फिर हम करते हैं परफेक्ट को। यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर आ गया आपने फौरन समझ जाना है कि आपने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखना है। और अगर आपके ऑप्शंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर आपने बेटे किस पे रहना है, परफेक्ट पे रहना है। अभी जैसे देखिएगा यहां पर हमें फ्यूचर चाहिए और फ्यूचर का कौन सा टेंस चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है, विल हैव बीन वर्किंग। उसे दिसंबर में इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल गुजर चुके होंगे, 20 साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। और इन केस लेट्स सपोज यहां पर अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, तो फिर हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखते, फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, विल हैव वर्क्ड।
लेकिन वो हम फ्यूचर के लिए लिखेंगे नहीं, ऐसा प्रेजेंट या पास्ट के लिए होता है। हम आगे जाकर हमारे पास एक क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सेम इसी लॉजिक के ऊपर है। बहरहाल हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस किस पर होगी? परफेक्ट कंटीन्यूअस पर, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद दूसरा क्या होगा? परफेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको स्टार कर रहा हूं मैं। इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी। अब देखें, जब भी आपके पूरे सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होगा, अब इस बात को जरा समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन देने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना था। अगर आपके सेंटेंस में आपको कोई कीवर्ड नहीं दिया गया जिससे आप ये डिसाइड कर सके कि यार इस सेंटेंस का टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। जैसे देखें, इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं इसके साथ एवरी मंथ लिख देता हूं तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि मैंने इसको किस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। अगर मैं इसके साथ लास्ट मंथ लिख देता हूं तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि आपने इसको क्या करना है, आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। इसी तरह अगर मैं इसके साथ नेक्स्ट ईयर लिख देता हूं तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि आपने इसको किस में करना है, फ्यूचर में करना है। अगर आपके पास सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं है, आप किसी को कोई पैसे पे कर रहे हैं, आप किसी से कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं, आप कोई चीज बाय कर रहे हैं, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है अगर आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है तो आपने इन एक्शंस को पास्ट में लिखना है, आपने इनको पास्ट में लिखना, आपने इनको प्रेजेंट में नहीं लिखना। इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी को आप पास्ट में लिखेंगे कि मुझे इसके लिए बहुत सारे पैसे अदा करने पड़े, मुझे इसकी बहुत सारी लागत अदा करनी पड़ी। तो जब आप पास्ट में लिखेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। अब मजे की बात याद रखिएगा, कॉस्ट उन वर्ब्स में से एक है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास बेटे क्या होती है? सेम होती है। तो यहां पर आपके पास कॉस्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट में नहीं जाना, कॉस्टेड वर्ब नहीं होता, इज कॉस्टिंग कंटीन्यूअस नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? इट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी। ये लॉजिक याद रखिएगा, ये रीजन याद रखिएगा। जब आपके सेंटेंस में क्या हो रहा हो, आपके सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया गया हो तो भाई आपने क्या करना है? आपने इसको पास्ट में लिखना है। और उसके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते साथ आपको एक और बात भी बता दूं कि आपके ये जो टेस्ट 1 है ना, इसकी डिस्कशन थोड़ी सी लंबी होने वाली, इसलिए क्योंकि वर्ब आप जानते हैं, टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आप जानते हैं कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो शायद नहीं बल्कि पक्का ही ऐसा होने वाला है कि आपकी ये जो डिस्कशन है ये बाकी टेस्ट की डिस्कशन से थोड़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने किसकी बात भी करनी है, इसमें हमने एमडीकैट वोकैब की भी बात करनी है, उसके लिए भी हमें कोई 5 से 10-15 मिनट चाहिए होंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस डैश रिलीज। अब पहली बात तो यह है कि पुलिस को हम हमेशा क्या ट्रीट करते हैं? प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो हमने क्या करना है? हैज नॉट वाली ऑप्शन तो आ ही नहीं सकती है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, दो वर्ड्स आपके पास, दो क्वांटिफायर कौन से हैं? मैं आपको क्वांटिफायर में पढ़ा कर आया हूं, बता कर आया हूं कि जब भी आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होगा ना, तो एफर्मेटिव के लिए आपके पास सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सम। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर आपके सेंटेंस में बेटे क्या होना चाहिए? एनी होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस में यहां पर एनी लिखा हुआ है तो ये जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए? निगेशन में। तो अगर मैं लिखूंगा द पुलिस हैव रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब हैव जो है वो एनी के साथ अग्री नहीं करेगा। तो मुझे यहां पर सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं चाहिए, मुझे यहां पर सेंटेंस नेगेटिव चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। सम और एनी आपने याद रखना है। सम हम तब लिखते हैं जब हमारे पास क्या होता है? सेंटेंस एफर्मेटिव होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए बेटे हम क्या लिखते हैं? एनी लिखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 11, वाज मेड। जब हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर में कॉजेटिव वर्ब्स पढ़े थे तो मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब के 6 स्ट्रक्चर बताए थे। मेक और मेड के 2 स्ट्रक्चर, गेट और गोट के 2 स्ट्रक्चर, हैज, हैव, हैड के 2 स्ट्रक्चर। मेक और मेड के साथ आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई हो, बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या होता है? बी फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर। बी फॉर्म का मतलब आपके पास बेटे क्या है? वाज और वर। अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म है तो बेटे फिर आपने याद रखना ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है और यहां पर आपने 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फिर हमने कहा कि गेट और गॉट के साथ आपकी कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है।
और गेट और गॉट के बाद अगर पर्सन मेंशन किया गया हुआ है तो यहां पर भी आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हैज, हैव, हैड जब टेंसेज में आते हैं तो हम इनके साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब ये कॉजेटिव की सूरत में आते हैं, इनके बाद अगर पर्सन लिखा हुआ है तो हम इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। और अगर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हम इनके साथ कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये 6 स्ट्रक्चर मैं बड़ी डिटेल के साथ, एग्जांपल्स के साथ, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपको पढ़ा कर आया हूं अनयूजुअल स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव वर्ब्स में। अब यहां पर हम जैसे ही क्वेश्चन पर आते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है, तो जब मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई है तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है? हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा चार्ली। उसके बाद है जी हमारे पास आई विश आई डैश डैट मिस्टेक। अब देखें, जैसे ही आपके सेंटेंस में विश आ जाता है तो आपको मैंने क्या कहा था? आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप कौन से टाइम की विश कर रहे हैं, ठीक है? अगर प्रेजेंट टाइम की विश है तो प्रेजेंट टाइम की विश को हम बेटे ट्रांसलेट करते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। है प्रेजेंट टाइम की, लेकिन ट्रांसलेट किसमें होगी? पास्ट इंडेफिनिट में। जो पास्ट की विश है, अगर पास्ट टाइम की विश है, ठीक है, तो हम पास्ट की विश को दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं। या तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे या हम बेटे किस में करेंगे? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में करेंगे। हम दो तरह से पास्ट की विश को ट्रांसलेट कर सकते हैं। विश जो फ्यूचर टाइम की विश होगी हम उसको ट्रांसलेट करेंगे बेटे किस में? हम उसको करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। अब ये तो वो रूल है, ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। अब जो मैं अगली बात आपको बताने वाला हूं ना, ये कान खोल के दिमाग खोल के सुनिएगा। ये इससे अगले क्वेश्चन के लिए भी होगी, उससे अगले क्वेश्चन के लिए भी होगी, उससे अगले क्वेश्चन के लिए भी होगी। अब आपको टीचर ने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट की विश के लिए क्या आना है? पास्ट इंडेफिनिट आना है। पास्ट के लिए या तो पास्ट परफेक्ट आएगा या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, या फ्यूचर के लिए आपके पास क्या आना है? वुड प्लस थर्ड फॉर्म आना है। और ऐसा तीनों चीजें कब होनी है? जब आपके सेंटेंस में कौन सा टाइम दिया हुआ है? विश का टाइम दिया हुआ है। ऐसी है ना हमारे पास। अब जरा देखिएगा, विश यहां पे कौन से टाइम के लिए है? प्रेजेंट टाइम के लिए है, चूंकि प्रेजेंट में लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अब प्रेजेंट टाइम की विश हमने किस में करनी है? हमने करनी है जी पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसी है ना हमारे पास। अब जरा ऑप्शन पर आ जाए। ऑप्शन पर जब हम आते हैं तो लिखा हुआ है जी डिड नॉट मेड। अब डिड नॉट के साथ तो हम सेकंड फॉर्म लिखते ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि डू, डज और डिड के साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। इसी तरह वुडंट मेड के साथ हम नहीं लिखते। जितने भी मॉडल एक्सिलरी हम उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर आपके पास आ जाता है हैवंट मेड या हैडंट मेड, ठीक है। वैसे ये प्रेजेंट की विश है और प्रेजेंट की विश हम किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब भाई पास्ट इंडेफिनिट तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो याद रखिएगा अगर आपको बताया गया जो स्ट्रक्चर है वो आपके ऑप्शंस में नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन पर चले जाते हैं। आप उसके बाद ये देखते हैं कि कौन सा प्रेफर्ड अरेंजमेंट होगा, कौन सा प्रेफर्ड स्ट्रक्चर होगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने कहा बेटे याद रखिएगा सिंस और फॉर की सूरत में हमारा टेंस कौन सा होना चाहिए? हमारा टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो आप फिर किस टेंस पर चले जाएंगे? आप परफेक्ट पे चले जाएंगे। इसी तरह आपने यहां पर भी याद रखना है, यहां पर अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि वहां पर पास्ट परफेक्ट या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, हम उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे हैवंट मेड, तो हमारे पास क्या बन रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है। हमारे पास पास्ट ऑप्शन बेटे कौन सी लिखी हुई है? हमारे पास पास्ट ऑप्शन लिखी हुई है अल्फा, यानी कि हैडंट मेड। अब लेट्स सपोज फर्ज करें यहां पर डेल्टा ऑप्शन हैवंट मेड ना होता, यहां पर डेल्टा ऑप्शन होता डिडंट मेक, तो फिर आप जानते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन हैडंट मेड ना होता, फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होता? डिडंट मेक होता। फिर हम अपने ही स्ट्रक्चर पर रहते यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पे रहते। तो आपने याद रखना है जो बात आपको बताई गई, जो बात आपके पल्ले बांधी गई, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है। आपने ये देखना है कि यार इसके करीब तरीन कौन सा स्ट्रक्चर है।
आपने उस करीब तरीन स्ट्रक्चर पर क्या होना है, शिफ्ट हो जाना है। उसके बाद जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी ही बिहेव्स। अब ये भी उन्हीं स्ट्रक्चर में से एक है जहां पर आपको प्रेफर्ड अरेंजमेंट देखनी होती है। वैसे देखें मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया, अब जरा इस स्ट्रक्चर को पहले इस रूल को गौर से समझिएगा, ठीक है। आपके पास है एज दो, आपके पास है एज इफ। मैंने आपसे ये कहा पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि अगर इनके बाद स्टेट ऑफ बीइंग आ जाती है तो स्टेट ऑफ बीइंग हमारे पास दो तरह की होगी। हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग किसके साथ होगी, वर के साथ, या हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग होगी बेटे किसके साथ, हैड बीन के साथ। और वर के साथ कब होगी, अगर इससे पहले वाला क्लॉज किसमें होगा, प्रेजेंट में, और स्टेट हैड बीन में कब होगी, जब इससे पहले वाला क्लॉज किसमें होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। और अगर कोई एक्शन है तो एक्शन का भी सेम रूल इसी तरह चलेगा। अगर इससे पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट में है तो आपने बेटे इसको लिखना है पास्ट इंडेफिनेट में, और अगर इससे पहले वाला पास्ट में है तो आपने बेटे इसको लिखना है पास्ट परफेक्ट में। एज दो एज इफ हम पढ़कर आए हैं अपने पास्ट सब्जेक्टिव में, अनरियल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। ये पूरा रूल मैंने आपको बताया। अब जरा यहां पर देखिएगा, एज दो आ गया ना तो फौरन आपने देखना है कि उससे पहले वाला टेंस कौन सा है। अब उससे पहले वाला टेंस है जी प्रेजेंट। अब अगर प्रेजेंट है तो हमने इसके बाद देखना है कि स्टेट ऑफ बीइंग है या एक्शन है। अब ही डैश द ओनर, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अब स्टेट ऑफ बीइंग है, प्रेजेंट के साथ स्टेट ऑफ बीइंग है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए वर। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पर क्या होगा, वर होगा। लेट्स सपोज अगर यहां पे वर ना होता, आप एक मिनट के लिए सपोज कर लें कि यहां पे वर ना होता, यहां पर तीन ही ऑप्शन होती, इज होता, हैज बीन होता और हैड बीन होता, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होता, हैड बीन होता, क्योंकि इसके करीब तरीन वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है, हैड बीन। और लेट्स सपोज अगर चारों ऑप्शन यही है, यही चार ऑप्शन है, यहां पर बिहेव्स की बजाय क्या है, बिहेव्ड लिखा हुआ है। अब पास्ट लिखा हुआ है ना तो हमारा ऑप्शन कभी भी वर ना होता, हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होता, हैड बीन होता। और अगर उस सूरत में अगर पहले बिहेव्ड लिखा हुआ है और हैड बीन हमारे ऑप्शन में करेक्ट ना होता, हमारे ऑप्शन में होता ही ना, ये तीन ऑप्शन होते, तो इन तीनों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होता, हमारा करेक्ट ऑप्शन वर होता। तो ये मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, याद रखिएगा। आप ऑप्शन के रिलेटेड इस तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जा रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया कि स्टेट के साथ अगर वर आना है तो वर ही आना है। भाई अगर वर नहीं है तो अब हैड बीन पर आ जाए, हैड बीन आना है तो हैड बीन आना है, हैड बीन नहीं है तो बेटे आप वर पर आ जाए। तो आपने ये याद रखना है, प्रेफर्ड स्ट्रक्चर पर आ जाना है अगर हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर सेंटेंस में नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, वी डैश दिस प्लेस सिंस आवर चाइल्डहुड। देखें अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जहां पर भी आपके पास सिंस या फॉर आएगा आपको फौरन समझ आना है कि आपका टेंस कौन सा होना चाहिए, आपका टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी देखें अगर आपके पास परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर आपके पास टेंस कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए वी डैश दिस प्लेस सिंस आवर चाइल्डहुड। अब अगर आपका करेक्ट ऑप्शन है हैव बीन नोइंग, तो ये बात पल्ले बांध ले कि नो की आईएनजी फॉर्म हम वर्ब के तौर पर यूज नहीं करते हैं। तो अगरचे ये परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा हुआ है लेकिन ये परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से करेक्ट नहीं है, इसलिए डेल्टा हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम किस पर जाएंगे, फिर हम परफेक्ट पे जाएंगे। परफेक्ट में जाएंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा हैव नोन। तो जहां पर भी आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर आए आपने फौरन समझ आना है कि आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर आपको क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो यहां पर हमारे पास नोइंग की वजह से परफेक्ट कंटीन्यूअस करेक्ट नहीं है, इसलिए हम परफेक्ट पे जाएंगे और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हैव नोन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, द थीफ डैश बाय द पुलिस। अब जैसे बाय आता है तो हम फौरन समझ आते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, पैसिव है। वैसे भी थीफ किसी को, थीफ पुलिस को अरेस्ट तो नहीं करेगा ना, पुलिस थीफ को अरेस्ट करेगी।
तो हम अरेस्टेड नहीं लिखेंगे, हैज अरेस्टेड नहीं लिखेंगे। अरेस्टिंग तो वैसे ही कोई टेंस नहीं होता, हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर चलेगा और वो हमारे पास कौन सा चलेगा, वाज अरेस्टेड। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए, टेंसेस के लिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी वॉइस एक्टिव है या आपकी वॉइस बेटे क्या है, पैसिव है। उसके बाद आपके पास है जी 16th। अब जैसे ही आपके पास इफ आ जाता है, आपको फौरन समझ आना चाहिए कि आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, आपके पास कंडीशनल स्ट्रक्चर है। और कंडीशनल में मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर बताए, वैसे तो 6 बताए हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर बताए। आपके पास जीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। इफ में प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट आएगा, जीरो कंडीशन में प्रेजेंट के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा आपकी फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, इफ के साथ पास्ट, और पास्ट के साथ आपके पास क्या आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। थर्ड कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा और पास्ट परफेक्ट के साथ आपके पास बेटे क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और ये नाम जरूर याद रखिएगा, जीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और थर्ड कंडीशन है। हम बड़ी डिटेल के साथ इस पर बात करके आए हैं तीनों तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस पे। तो यहां पर हम जैसे ही देखेंगे कि हमारे पास इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें फौरन समझ आना है कि हमारे पास थर्ड कंडीशन लिखी हुई है। जब यहां पर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो आगे क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। मैं जब आपको ये कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको तब भी कहा था कि दुआ करें कि आपके पेपर में कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन आए, क्योंकि ये 2 + 2 = 4 वाला मामला होता है। आसान तरीन क्वेश्चन होते हैं, आसान तरीन फार्मूला होता है, आसान तरीन। आपको मतलब पता होता है कि यार अगर ये यहां पर है तो यहां पर ये है, अगर ये यहां पर है तो यहां पर ये है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बड़ा आसान होता है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 17, और क्वेश्चन 17 में भी आप देख रहे हैं आपके पास इफ है। इफ का मतलब कि आपके पास क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, अब यहां पर बड़ा मजे का खेल है। मजे का खेल क्या है कि यहां पर जो इफ क्लॉज में दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने कहा अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट होगा थर्ड कंडीशन में तो आगे हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हमारा माइंड हमें क्या कहता है कि हम फौरन ही जैसे ही हैड पढ़ते हैं तो ना चाहते हुए भी अनडेलिबरेटली, अनकॉन्शियसली, बगैर कोई तगोदो किए, बगैर कोई जुस्तजू किए, जो टेंस हमारे जहन में आता है वो कौन सा आता है, वो आता है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ऐसे होता है ना हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि हैड कौन से टेंस के लिए होता है, पास्ट परफेक्ट के लिए होता है। लेकिन बेटे ये तब पास्ट के लिए होता है जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई हो। मैंने आपको तोते की तरह इसके 5 MCQs भी डिस्कस करवाए थे कि आपने याद रखना है, अगर सेंटेंस में जस्ट हैज हैव लिखा हुआ है, उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो आपने समझ आना कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है। और अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो फिर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर सेंटेंस में हैज हैव के साथ कोई हैव लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्या है कि हैज हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। इसी तरह अगर हैज और हैव के साथ आगे हैज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है। आपके पास अगर हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा है तो इसके साथ मेन वर्ब हमारे पास क्या आएगा, हैड आएगा। हैज हैड हो सकता है, हैव हैड हो सकता है। इसी तरह आपके पास पास्ट परफेक्ट में हैड हैड हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास जस्ट हैड होगा तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट होगा, ये पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट ये तब होगा जब हैड के साथ हैड आएगा या जब हैड के साथ वर्ब की बेटे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सिंपल हैड है, साथ में कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट अगर हो तो हमारे पास थर्ड कंडीशन नहीं होती बल्कि हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है। उस सूरत में हमें यहां पर क्या लिखना होता है, यहां पर हमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है। अब इसके आगे एक और बात चलेगी, मैंने आपको अब देखें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना, अब यहां पर कुड के साथ बॉट लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन गलत है।
वुड हैव बॉट लिखा हुआ है, हमें यहां पे थर्ड कंडीशन पे जाना नहीं है। वुड बॉट लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आप कभी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ डायरेक्टली यूज नहीं करते, किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ। अब यहां पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है कुड बाय। ऐसा क्यों है, याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था थर्ड और सेकंड कंडीशन में आप वुड के वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं बेटे, किसके साथ, कुड के साथ। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं शुड के साथ, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं और टू के साथ, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं मस्ट के साथ, लेकिन आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते कैन के साथ या मे के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं। अब आपका ज़हन आपको क्या कहेगा, जैसे ही आप हेड पढ़ेंगे आपके ज़हन में फौरन आएगा ये यार ये पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट के बाद आपका माइंड आपको कहां पर लेकर आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म पे। तो हैड पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट है, इसके साथ वुड हैव बॉट नहीं आना, और यहां पे वुड को रिप्लेस किया गया है किसके साथ, कुड के साथ। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो बिलीव मी आपको अपने कंडीशनल सेंटेंसेस पर काम करने की जरूरत है, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में थोड़े से फ्लॉज हैं, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगेन आपके पास इफ आ गया, कंडीशनल सेंटेंस है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब आगे क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट है तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा होगा। ये आसान तरीन क्वेश्चन है आपके पास कंडीशनल सेंटेंस का, और अमूमन कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चन आते भी इसी तरह की हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते कंडीशनल के। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 कंडीशन मैंने आपको बताई हुई हैं। उसके बाद हम चलेंगे जी क्वेश्चन 19 पे। 19 में आपके पास है नो सूनर। मैंने नो सूनर के साथ आपको एक और स्ट्रक्चर करवाया था, हार्डली का, बेयरली का और स्कार्सली का। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो नो सूनर के लिए पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि नो सूनर के साथ आपका पेयर किसके साथ बनेगा, देन के साथ, जबकि हार्डली स्कार्सली बेयरली के साथ आपका पेयर किसके साथ बनेगा, व्हेन के साथ। जिस तरह नो सूनर देन होता है, इसी तरह हार्डली स्कार्सली बेयरली व्हेन होता है, ठीक है। यहां पर आपको इनके बाद पास्ट परफेक्ट लिखना है पहली बात, और दूसरी बात आपको इन्वर्जन लिखनी है। इन्वर्जन का मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो आप डिड द ट्रेन लीव नहीं लिखेंगे, हैड द ट्रेन, सॉरी, आप इसको पहली बात तो ये है कि आप इसको द ट्रेन हैड लेफ्ट ये नहीं लिखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस है, द ट्रेन लेफ्ट नहीं लिखेंगे, आपको इन्वर्जन लिखनी है। उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, डेल्टा। ऐसा सिर्फ नो सूनर के लिए नहीं है, याद रखिएगा, ये हार्डली स्कार्सली बेयरली के लिए भी है। और एक और बात आप याद रखेंगे कि जब आप यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या लिख रहे हैं, आप पास्ट परफेक्ट टेंस की इन्वर्जन लिख रहे हैं, और आपने व्हेन और देन दोनों के बाद जो बाद वाली क्लॉज है ना, वो हमेशा किस में लिखनी है, वो पास्ट इंडेफिनेट में लिखनी है। एक पास्ट परफेक्ट होगा और एक क्या होगा आपके पास, पास्ट इंडेफिनेट होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ा था पैरेलल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, he was accused of। जब हमने इंफिनिटिव और जेरेंड के रूल्स को पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा याद रखिएगा, जब भी आपने क्या करना है, इंफिनिटिव या जेरेंड के बारे में सोचना है कि कहां पर जेरेंड आना चाहिए, कहां पर इंफिनिटिव आना चाहिए। तो रूल नंबर 1 आपके पास क्या था कि कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हमेशा इंफिनिटिव लिखते हैं, और कुछ सर्टन वर्ड्स हैं जिनके हमेशा बाद हम क्या लिखते हैं, जेरेंड लिखते हैं। मैंने लेक्चर में उन वर्ड्स को लिस्ट भी आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है तो आपने याद रखना है हमेशा किसको करना है, जेरेंड को। और अगर सेंटेंस में आपने रीजन बताने के लिए यूज करना है तो आपने हमेशा किसको करना है, इंफिनिटिव को। एडजेक्टिव के बाद आपने हमेशा क्या लिखना है, इंफिनिटिव, और प्रेपोजिशन के बाद आपने बेटे हमेशा यहां पर क्या लिखना है, जेरेंड लिखना है। आपने इनफ के बाद हमेशा क्या लिखना है,
इनफ के बाद आपने हमेशा क्या लिखना है, इन्फिनेटिव लिखना है। जब भी आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको याद रखना है। और हमने अभी अभी एक रूल भी पढ़ा कि कुछ एक्सेप्शनल रूल हमारे पास इस तरह के हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, वो आपके पास फोर्थ रूल बनता है। तो टेक्निकली आपके पास चार रूल्स बनते हैं। 4 रूल्स आपके पास किसके हैं, इन्फिनेटिव के, और 4 ही रूल्स आपके पास किसके हैं, जेरेंड के। अब आप यहां पर देखेंगे कि ऑफ के बाद जब हमें, ऑफ हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जब हमें वर्ब लिखने के लिए कहा जाएगा तो हमें फौरन समझ आना चाहिए कि हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, जेरेंड फॉर्म लिखनी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑफ लिकिंग होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्रेपोजिशन के बाद आपको हमेशा क्या लिखना है, जेरेंड, और एडजेक्टिव के बाद आपको हमेशा क्या लिखना है, इन्फिनेटिव लिखना है। तो ये पूरा रूल हम पढ़कर आए हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड में। मैंने आपको जल्दी जल्दी से क्या किया, रिवाइज करवा दिया। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 21, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है जी, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। जब आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास सेंटेंस क्या है, ये आपके पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस का जब आप बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किसके साथ बनता है, लेट के साथ बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं ओपन योर बुक। अब ओपन योर बुक में आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसका मतलब ये क्या है, इंपेरेटिव है। मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा लेट। लेट के बाद मैं लिखूंगा योर बुक, लेट योर बुक। अब लेट योर बुक का मतलब क्या है कि आपने लेट के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखना है, और बी के बाद आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, लेट योर बुक बी ओपन्ड। तो आपके पास आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहां पर देखेंगे हमारे सारे सेंटेंसेस क्या है, लेट से स्टार्ट हुए हैं। लेट के बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है जी ऑल द लाइट्स, ऑल द लाइट्स, ऑल द लाइट्स, लेकिन यहां पे स्विचिंग ऑफ लिख दिया। इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ऑल द लाइट्स के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद बी आना चाहिए। यहां पर थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लिख दी गई, यहां पे फर्स्ट फॉर्म लिख दी गई, बी लिखा गया, बी के बाद थर्ड फॉर्म लिखी गई। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। इंपेरेटिव सेंटेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किसके साथ बनता है, लेट के साथ बनता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपके पास, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब हमें करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। द डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बाय द डायरेक्टर। अब जैसे ही हम वर साइंड पढ़ेंगे ना तो हमें फौरन समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। अब जब पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अब हम देखेंगे यार सेकंड फॉर्म कहां पर है। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, चार्ली ऑप्शन गलत, हैड साइंड है, पास्ट परफेक्ट है, हैज साइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट है। एक ही ऑप्शन है जहां पर हमारे करेक्ट ऑप्शन लिखी हुई है, जो करेक्ट हमारे पास एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है किसका, हमारे पैसिव वॉइस का। तो देखिए अगर आप सारे टेंसेस की एक्टिव और पैसिव में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो बिलीव मी आपका एक्टिव से पैसिव जज करना या पैसिव से एक्टिव जज करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने किसी और चीज की बात नहीं की कि डायरेक्टर को सब्जेक्ट बना दिया, डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय लगा दिया। मैंने आपको क्या कहा कि वर साइंड आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस किसके साथ बनता है, सेकंड फॉर्म के साथ। तो सेकंड फॉर्म हम ढूंढ लेते हैं। हमने अल्फा ऑप्शन में जैसे ही सेकंड फॉर्म देखी है तो हमें पता चल गया कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्फा। उसके बाद चलेंगे जी क्वेश्चन 23 पे, हैव द इनविटेशन बीन सेंट। अब हमें यहां पर क्या करना है, एक्टिव वॉइस देखना है। अब पहली बात तो यह है कि ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। हैव बीन सेंट का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ये कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हमारे पास किसमें होता है, हमारे पास हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म जो होगी वो हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस होगा।
डिड आ गया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डज आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब हैज है और हैव है, ऐसी है ना हमारे पास। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या लिखना है, हमें हैव नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, हैज लिखना है। जैसे होता है ना हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, या तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म होती है या हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो चूंकि हमारा मैनेजर सिंगुलर है तो हम इसलिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, बीटा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें पैसिव वॉइस निकालनी है और आप जानते हैं कि जब भी मॉडल एक्सिलरी आ जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस भी उसी मॉडल एक्सिलरी में बनेगा। यानी कि अगर कैन है तो कैन भी हो जाएगा, शुड है शुड भी हो जाएगा, वुड है वुड भी हो जाएगा, कुड है कुड भी हो जाएगा, मस्ट भी हो जाएगा और टू भी हो जाएगा। तो जो मॉडल एक्सिलरी एक्टिव वॉइस में होगा पैसिव वॉइस में भी वही रहेगा। तो यहां पर आप जैसे देख रहे हैं शुड है, द ट्रैफिक रूल शुड ओबे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है। यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस चलेगा द ट्रैफिक रूल्स शुड बी ओबेड। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया गया, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट कर दिया गया और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, द रूम गेट्स क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर हमें एक्टिव वॉइस बनाना है, करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है और करना किसका है, गेट्स का है, यानी कि पॉजिटिव वर्ब का है। अब जब पॉजिटिव वर्ब का है तो वो बनेगा भी पॉजिटिव वर्ब। अगर आप कुछ भी और नहीं देखेंगे ना, आप फोकस करेंगे अपने पॉजिटिव वर्ब पे तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा। जैसे देखें अल्फा में दे क्लीन, अब दे क्लीन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, हम तो यहां पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। दे क्लीन्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। दे हैव क्लीन्ड प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हम तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव में एक्टिव वॉइस बनाना है या पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमारा सेंटेंस क्या चलेगा, दे गेट द रूम। और आप गेट के साथ जानते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आपके पास थर्ड फॉर्म आती है। अभी मैंने आपको बताया मेक और मेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। गेट और गोट के साथ बेटे कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द ऑफिसर सेड डैश सबमिट योर एप्लीकेशन। अब हम जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो हमें फौरन समझ में आ जाता है कि यार हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में हम क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स को, जो हमारे कोटेशन मार्क्स हैं, हम उनको इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए, ओमिट करने के लिए क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, सेड या टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इंपेरेटिव में हमने सेड के वर्ड को रिप्लेस करना होता है और यहां पर चूंकि हुक्म दिया जा रहा है ऑफिसर की तरफ से तो हम इसलिए क्या करेंगे, ऑर्डर्ड करेंगे। तो आगे क्या आएगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम टू सबमिट देयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहां पर अभी हमारे पास क्या है, द ऑफिसर सेड सबमिट योर एप्लीकेशन। अब योर हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमने किसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है, हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर है नहीं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक तरीकाकार तो ये होता है कि हम योर को योर ही लिख देते, हम सेंटेंस बनाते द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू सबमिट योर एप्लीकेशन टुडे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इस योर को सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट की जगह से चेंज करने के लिए हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर इमेजिन कर लिया कि यहां पर दे का कोई केस लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस है द ऑफिसर सेड टू देम। ठीक है, तो उस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड देम टू सबमिट देयर एप्लीकेशन दैट डे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद हमारे पास है 27, he said I have never visited Turkey। अब he said है तो आप याद रखेंगे सबसे पहली बात, टोल्ड याद रखिएगा, आपने तब लिखना है जब टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट होगा। अगर टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने टोल्ड यूज नहीं करना। फिर हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। तो हम इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट पर्सन को रिप्लेस करना होता है बेटे किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा।
इसका मतलब आई हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर हमने हमारा पास्ट है तो हमने पास्ट के बाद टेंस चेंज करना होता है। हम हैज हैव को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, हैड के साथ रिप्लेस करते हैं। अल्फा में हैज लिखा हुआ है, बीटा में हैड लिखा हुआ है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। हमने 5 रूल फार्मूला बनाया था डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी शी आस्क्ड। अब हमने कहा था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो हम इन्वर्टेड कोमा को खत्म करने के लिए इफ लिखेंगे, ठीक है। तो हम आस्क को आस्क ही रहने देंगे, सेड तो होगा नहीं, टोल्ड तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारा चार्ली डेल्टा तो वैसे ही गलत हो जाता है। और शी आस्क्ड कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहां पर इफ नहीं लिखा गया, इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या होता है, गलत। हमारा करेक्ट ऑप्शन इफ के साथ होगा। और जब हम इफ या वेदर लगा देते हैं तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि इफ और वेदर के बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना होता बेटे, कौन सा लिखना होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर कौन सा चलेगा, बीट अल्फा। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 29, ही सेड वी वर वाचिंग अ मूवी। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो हम इसका टेंस चेंज करते हैं। जब हम टेंस चेंज करते हैं, अगर यहां पे इज एम आर होता तो हम इज एम आर को रिप्लेस कर देते बेटे किसके साथ, वाज वर के साथ। और अगर ऑलरेडी वाज वर हो तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, हैड बीन के साथ। ये जो हमने 5 रूल फार्मूला बनाया था अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें हमारे टेंस का रूल था। हमने क्या कहा, हमने कहा याद रखिएगा अगर वहां पर डू डज है तो आप डू डज को रिप्लेस कर देंगे डिड के साथ, लेकिन अगर वहां पर ऑलरेडी डिड है तो आप डिड को रिप्लेस करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप बोलें कि आपने इज एम आर को रिप्लेस करना है बेटे किसके साथ, वाज या वर के साथ। और अगर ऑलरेडी वहां पर वाज और वर है तो आपने उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, हैड बीन के साथ। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो वर नहीं रहेगा, वो वाच नहीं रहेगा, वो है वाच नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, हैड बीन वाचिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद 30th है हमारे पास, शी सेड अलास। अब जैसे ही अलास आता है हमें फौरन पता चल जाता है कि यार ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और अफसोस की बात है तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। या जैसे भी हमारे पास है सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, हम सेड या टोल्ड का वर्ड नहीं लिखेंगे, लिखा हुआ है शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव, शी एक्सक्लेम्ड, हम क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव दैट शी वाज रूइंड। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारे पास अल्फा होगा। जब आप एक्सक्लेम्ड बोलते हैं ना तो एक्सक्लेम तो कुछ भी हो सकता है, वैसे एक्सक्लेम्ड भी खाली लिखना गलत नहीं होता, यहां पर गलती इज के साथ भी है, ठीक है। तो हम यहां पर चूंकि हमारा पास्ट में है तो हमने इसको भी पास करना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है जी आपके पास 31, और 31 से आपके पास होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट एमडी कैट वोकैब के। अब एमडी कैट वोकैब के बारे में एक बात पल्ले बांध लें। देखें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे अपने चैनल पर, यानी कि आप जानती हैं इंग्लिश विद सर अदीम पर मेरा अपना चैनल है, और उस पे बच्चे मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्या होगा, हमने वो कैब कौन सी याद करनी है, हमने वो कैब कौन सी पढ़नी है, कैसे करना है, कैसे लेके चलना है। एक बार पल्ले बांध ले, मैं बहुत लंबी बात को शॉर्ट कर रहा हूं कि बेटे याद रखिएगा आपकी एमडी कैट की वोकैब अनसीन है। आपने अपने ऊपर तर्स करना खाना है, अपने ऊपर रहम करना है, और किसी भी नोट्स से, किसी भी बुक से, किसी भी इदारे या किसी भी टीचर की दी हुई किताब से वोकैब को रट्टा नहीं मारना, वोकैब को रटना नहीं है, वोकैब को रट्टे नहीं लगाने हैं, टाइम एनर्जी बचानी है अपनी। देखें मैं आपको 2 3 4 रीजन बता देता हूं, फिर आपको खुद भी समझ में आ जाएगी। देखें नंबर 1 रीजन ये है कि आपके पीएमडीसी के सिलेबस में कोई वोकैब शामिल नहीं। वोकैब शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वोकैब का क्वेश्चन नहीं कहा, वोकैब शामिल नहीं है। वोकैब शामिल कैसे नहीं है, अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे या पास पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2018 तक आपके सिलेबस में 843 वर्ड्स वोकैब के हुआ करते थे और वो आपके सिलेबस का हिस्सा थे। उसके बाद 2019 में उनको कम करके कितने कर दिया गया, 210 कर दिया गया।
लेकिन 2020 से ऑनवर्ड, 2021 से या 2020 से ऑनवर्ड कोई भी वोकैब आपके सिलेबस में बकायदा तौर पर प्रिंट नहीं दी जाती। पहले प्रिंट दी जाती थी, आपके सिलेबस का हिस्सा होते थे वो वर्ड्स, आपके सिलेबस में वो शामिल होते थे, बच्चे उनको याद कर लेते थे। अब कोई भी वोकैब के वर्ड्स आपके पीएमडीसी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब नंबर 2, अब जब कोई नंबर ही नहीं है, कोई वोकैब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो बेटे सिंपल सी बात है, हर इदारे ने, हर टीचर ने अपनी बुक बेचने के लिए अपनी अपनी बुक बना ली है। अब लेट सपोज मार्केट में है कोई 15 के करीब इदारे, कोई 20 के करीब इदारे, इलाकाई इदारे, बड़े इदारे, अन्यवा इदारे पाकिस्तान में, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं 6 जो है हमारे पास इदारे हैं, मैं उनकी एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 ABC कर लें, XYZ कर लें। अब इनकी एक अपनी बुक है, इनकी एक अपनी बुक है, इनकी एक अपनी बुक है, एक अपनी बुक है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या पता है कि कौन सी वाली बुक में से वो वर्ड आ जाना है जो आपके सिलेबस, जो आपके पेपर में आना है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरे पाकिस्तान में जितने इदारे हैं वो सारे के सारे इदारों की किताबों को रटेंगे? बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक यूज करें, थोड़ा सा इस बात पर सोचें, थोड़ा सा अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करें। मैं आपको हार्श रियलिटी, हार्श ट्रूथ बता रहा हूं। देखें, अगर मेरी होती ना किताब वोकैब की, ठीक है, मैंने तो अपनी किताब में शामिल ही नहीं किए ना वोकैब के क्वेश्चन, अगर मेरी किताब होती वोकैब की तो मैं भी इसको जस्टिफाई, मैं कहता वाह जी वाह, ये वोकैब याद कर ले, आपका पेपर हो जाएगा, इस वोकैब में से आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। हकीकत ये है कि हर इदारे ने गूगल पे AI से लिखा जी मुझे 500 वर्ड्स दे दो, 700 वर्ड्स दे दो, उनके सिनोनिम्स दे दो, ये तो 5 मिनट का काम है, ये तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है, करने की जरूरत नहीं है। आपको MD कैट अनसीन आनी है, आपको नहीं पता वोकैब कहां से आनी है। आप 1-2 MCQ जो आपको आने हैं, आप उनके लिए अपना टाइम और एनर्जी जाया करेंगे। अगर आपने मुतमईन अपने आप को करना है, फिर भी आपने बाज नहीं आना और आपको कोई चुलचलाहट हो रही है, बुखलाहट हो रही है, सनसनाहट हो रही है, तो फिर आपने बेटे क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी FSC वाली लेवल की जो आपकी वोकैब है उसको एक दफा जरूर देख लीजिएगा, उसको जरा एक दफा जरूर गो थ्रू कर लें। वरना जरूरत नहीं है, मैं आपको 40-50 क्या मैं आपको 100 आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूं कि MD कैट वोकैब याद करने का, रट्टा मारने का कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपने कहीं से कोई वोकैब याद नहीं करनी है, सिर्फ आपने ये याद रखना है। अब जैसे देखिए स्पेलिंग है, तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि यार ये वाले स्पेलिंग जो है ना, ये 500 वर्ड्स के स्पेलिंग याद कर लो, इनमें से कोई स्पेलिंग आ जाएगा, तो यार कितना बेवकूफाना काम है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं बेटे ये 700 वर्ड्स याद कर लो, इनमें से सिनोनिम्स आ जाएंगे, ये 800 वर्ड्स याद कर लो, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं आपको 1000 वर्ड्स की एक PDF शेयर कर दूं और मैं आपसे कहूं बेटे इन 1000 वर्ड्स को ना कर लो और इसमें से आ जाएगा। आप 1000 वर्ड्स के सिनोनिम्स और इंटोनिम्स याद करते हुए ना आपके बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ब्लफ है, हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है, ईमानदाराना काम नहीं है, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से विद ड्यू ऑनेस्टी में आपको ये बात बता रहा हूं कि आपको किसी जगह से कोई वोकैब याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने आपके हर टेस्ट में 10 MCQs वोकैब के शामिल किए हैं और वो 10 MCQs इस तरह के हैं कि आपने अपने तौर पर थोड़ी सी सर्च कर लेनी है। जो वर्ड आपको नहीं आ रहा, मैं आपको सिर्फ जो वोकैब के क्वेश्चन होंगे उनका करेक्ट ऑप्शन बताया करूंगा, उसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, लंबी बात नहीं करेंगे। जैसे अभी देखें कॉन्शियंस में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, अल्फा होता है। अब ये मैं अगर आपसे बोलूं कि हाँ यार ये CIENCE है, ये SCI है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो बिलीव मी ये सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया करने वाली बात है। आपका भी टाइम जाया करने की, मेरा भी टाइम जाया करने की, फ्लेक्स मारने वाली बात है, बात को लंबा करने वाली बात है। बिल्कुल किसी तरह कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखें नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेस्टोरेंट। अब ये आम लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको रेस्टोरेंट के स्पेलिंग याद करवाने बैठ जाऊं। आपके पास करेक्ट स्पेलिंग कौन से होते हैं, अल्फा के होते हैं। इसी तरह जैसे आप देखेंगे आपके पास ओकेजन है, अब आपने 50 दफा ये वर्ड पढ़ा होगा और आपके पास करेक्ट स्पेलिंग कौन से ओकेजन के हैं। इसी तरह आपके पास कमेटी का वर्ड आपने 50 दफा पढ़ा, आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या है कमेटी के। इंटरप्रेन्योर वर्ड ये ऐसा वर्ड है जो अब आप सोशल मीडिया पे 50,000 दफा पढ़ते हैं और अभी भी अगर ये आपके सामने आ जाए और अभी भी आप इसके स्पेलिंग गलत कर दें और मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं कि यार ये देखिए ENTER होता है, आर नहीं होता बल्कि RE होता है, उसके बाद PRENUER नहीं होता बल्कि क्या होता है EUR होता है। इसी तरह आपके पास इंटर PE नहीं होता, आपके पास PRE होता है। तो ये सारी बातें किस्म की फजूल हैं,
ये बिल्कुल वक्त जाया करने वाली बात है। आपका वक्त जाया करना भी है, मेरा वक्त जाया भी करना है, आपके दूसरे सब्जेक्ट का भी वक्त जाया करना है, टाइम टेबल डिस्टर्ब करना है, डिमोटिवेशन की तरफ जाना है, इनकॉन्फिडेंस की तरफ से जाना है। तो फिर मोस्ट वेलकम, कोई किताब उठाएं, कोई किताब खरीदें किसी इदारे की, 1500, 2000 की, 3000 की, उसमें 1000, 1500, 2000, 3000 वर्ड हैं, तो तोते की तरह उसको रट्टा मारना शुरू कर दें। जब उनमें से पेपर में आएगा तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 37 पे चलेंगे। कुछ वर्ड्स मैंने शामिल किए हैं और ये जस्ट याद करने के लिए नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, ये जस्ट एक तरह की आपकी प्रैक्टिस में रहने के लिए कि आपको पता चले कि यार सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं। पाकिस्तान में रोज मीन पर कोई ऐसी किताब नहीं है जो ये दावा कर सके मेरी किताब आप रट लें और ये इसी में से क्वेश्चन आएगा। जो बंदा ये दावा कर रहा है ना कि मेरी किताब रट लें, इसी में से क्वेश्चन आएगा वो कैब का, उसका वो क्लिप जरूर अपने पास सेव कर लीजिएगा और पेपर के बाद पेपर में आने वाला वर्ड भी मुझे आपने भेजना है और वो किताब भी आपने मुझे। अब देखिए सिंपल सी बात है, फर्ज करें अगर मैं कोई 1500 वर्ड्स उठाता हूं, मैं गूगल से कहता हूं कि मुझे यार मोस्ट कॉमन 1500 वर्ड्स दे दो जो टेस्ट में आते हैं, ठीक है। अब 1500 के साथ उसको मैं ये एआई को देता हूं और मैं उसको कहता हूं इसके 10 से 15 जो है वो सिनोनिम्स बना दो, और मैं उसको कहता हूं कि इसके 10 से 15 क्या बना दो, एंटोनिम्स बना दो, और साथ ही इसके 10 से 15 क्या करो, सेंटेंस कंप्लीशन बना दो। अब क्या होगा कि ये जो 1500 वर्ड्स है ना, हर वर्ड के, एक वर्ड के क्या बन जाएंगे, 10 सिनोनिम बन जाएंगे, एक वर्ड के 10 क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे, और एक वर्ड के 10 क्या बन जाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन बन जाएंगे। यानी कि आपका एक वर्ड मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, ये तकरीबन बन जाएंगे 30 वर्ड्स, ठीक है। अब अगर आप 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 45,000 वर्ड्स बनेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं किताब छपवाई, किताब आपको दे दी और ये 4500 वर्ड्स, और मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि इसी में से आएगा। अब भाई पेपर में कहीं ना कहीं से तो आना है, अब उसमें से अगर एक आधा वर्ड आ जाएगा तो इसमें कौन सा ऐसा तीर मार लिया आपने भी तो कौन से 45,000 वर्ड्स याद कर लेने हैं। तो अपना टाइम, अपनी एनर्जी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बचाएं, अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए बचाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए बचाएं, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए बचाएं, तैयारी के लिए बचाएं, फजूल कामों के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम जाया ना करें। तो आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे, इनमें से अगर किसी का वर्ड आपको मीनिंग नहीं आता होगा तो आपने करना क्या है, आपने खुद अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे आपको अगर जेनेरिक का मीनिंग नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने जेनेरिक को सर्च करना और उसके 4-5 जो मीनिंग्स है ना वो अपने पास अपने हाथ से लिख लेने। ऐसा इसलिए होगा कि जब आप एक वर्ड को सर्च करते हैं ना तो कि 12, 15, 20 वर्ड्स आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज कहीं से कोई वोकैब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। जेनेरिक का मीन आपके पास होता है सिनोनिम्स में जनरल, उसके बाद आपके पास है लेटेंट। लेटेंट का मतलब आपके पास बेटे होता है डोरमेंट, ठीक है, लेटेंट। अब देखें, आपको आप में से बहुत सारे बच्चों को लेटेंट या डोरमेंट का मीनिंग नहीं आता होगा, तो मैं नहीं बताने वाला। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ की बता दूंगा। आपने क्या करना है, आपने लेटेंट को सर्च करना, आपने डोरमेंट को सर्च करना और इसके 4, 5, 6 जो वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, आपने अपने पास लिख लेना है अपने हाथों से। एफिमिनेट का आपने मीनिंग देख लेना, डिजायरेबल का मीनिंग आपको पता होगा, रिसेंट का मीनिंग आपको पता होगा। तो जितने भी वोकैब के वर्ड्स में से वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे वो आपने सर्च करने हैं, खुद लिखने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन कोई भी वोकैब को किसी तरह का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रेच्ड आप जानते हैं, जो चीज खराब होती है, तुड़ी मुड़ी होती है, मजलूम होती है, तबाहशुदा होती है, तबाह हाल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेच्ड बोलते हैं। तो हमारा सिनोनिम क्या बनेगा, मिजरेबल बनेगा। उसके बाद आपके पास है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल आप जानते हैं, जो चीज आर्टिफिशियल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। जो अंदर से खोखली होती है, शोबाजी होती है, फ्लेक्स होता है, नमूदो नुमाइश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं। और इसके साथ ही हमारे 40 एमसीक्यूज बेटे क्या होते हैं, खत्म। और हमारे टेस्ट 1 की डिस्कशन क्या होती है, खत्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में आपके साथ मिलते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट का आपका जो सिलेबस है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। उम्मीद करता हूं कि यूरिका एकेडमिया की तरफ से की गई हमारी ये कोशिश आपकी कामयाबी में किसी ना किसी तरह आपका कामयाबी का एक हिस्सा बनेगी। और पूरी जिंदगी इंशाल्लाह ताला यूरिका एकेडमिया को आप याद रखेंगे,
और आप याद रखने का मकसद क्या है कि आप दूसरों को भी बताएंगे कि यूरिका अकेडमिया ने मेरे लिए ये किया था, मेरे लिए ये उन्होंने किया था। हम सिर्फ इस बात के लिए कि बच्चे हमारे यूरिका अकेडमिया के लिए दूसरों को बताएं और हम उनकी कामयाबी का एक परमानेंट हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आपकी जो कामयाबी होने वाली है ये कोई 1 2 4 दिन के लिए तो होने नहीं वाली है, पूरी जिंदगी की कामयाबी है। आपका पूरा करियर खड़ा है इसके ऊपर, तो हम आपकी पूरी जिंदगी का, पूरे करियर का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं अपने इस 30 डे फ्री टेस्ट सेशन के थ्रू। तो भरपूर साथ देना आपने इस टेस्ट सेशन में, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जो बात समझ में नहीं आए वो आपने क्या करना है, अपना नंबर तो मैं लिख देता हूं, बाकी टीचर का नंबर भी आपको वहां से, आप अगर हमारे ऑफिशियल नंबर पे राब्ता करेंगे तो वहां से आप ले सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का तो आपने मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लेना है 0307250028 पे। तो नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं और नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।